लिखिए एक सवाल। लेट्स कंसीडर द force of gravitation let's consider the force of gravitation between two objects as F and distance between them as R। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में फोर्स है F और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r या r है। तो टू ऑब्जेक्ट्स आर इट इज द टू ऑब्जेक्ट्स, इनके बीच में जो है डिस्टेंस कितनी है r, लाइक दिस। मान लीजिए स्मॉल r या कैपिटल R वट एवर सो। इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है दैट इज F। ठीक है, ओके। नाउ इट इज सेइंग दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स, व्हाट will be effect on force, what will be the effect on force if a दिया है, पहला सवाल पूछ रहा है if r is reduced to reduced to 1/4 और B कह रहा है B if the masses of both objects are objects are increased by 3 times, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया है? नहीं। दीज आर द टू बॉडीज, इनके बीच में फोर्स लगा हुआ है कितना F, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। अब यहाँ से एक कंडीशन दे दिया आपको। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि यदि इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या करें, रिड्यूस करके कितना कर दें, 1/4 कर दें। कितना कर दें, 1/4 कर दें। तो बताओ कि नया जो फोर्स होगा, फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि यदि इनके मासेस को हम लोग क्या करें, 3 टाइम्स क्या कर दें, बढ़ा दें। कितना कर दें, 3 टाइम्स मासेस को बढ़ा दें। तो बताइए कि फोर्स पे कितना प्रभाव पड़ेगा। कर पाओगे? पहले क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करिए, ट्राई कीजिए, इसके बाद फिर हम बताते हैं। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे करना है। समझिए सभी लोग। पहली बात यहाँ पे दिया है कि इसके बीच में फोर्स कितना है, F है। बोलो। तो हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार फोर्स का फार्मूला क्या होता है, दैट इज कैपिटल G, मास ऑफ वन बॉडी m1, मास ऑफ अनदर बॉडी m2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है r, तो r²। मान लीजिए इसका मास कितना है m1 और इसका मास कितना है m2। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार
इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सबको याद है इतना? ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका कि जो भी वैल्यूज दी हैं पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन वैल्यू करके। अगेन एंड अगेन इन सेवरल टॉपिक्स सेवरल चैप्टर्स आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि जब कभी भी हमको फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। कैसे? गिवन। तो गिवन में मान लीजिए हम ये पहला सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पहले सवाल में क्या दिया हुआ है, उसके बीच की डिस्टेंस कम की जा रही है, और कम करके कितना की जा रही है, 1/4। बोलो है ना? तो यदि पहले डिस्टेंस r थी तो इसका मतलब कि इससे r2 कितनी हो जाएगी। मान लीजिए पहले डिस्टेंस r1 कितनी थी, r, तो अब r2 कितनी हो जाएगी, r/4। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? 9th क्लास के लेवल पे इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, नाखून खाने से नहीं होगा। ठीक है, तो r2 हमारी हो गई r/4। कैसे r/4 आया, मतलब क्या, 1/4 क्या हो गया, घट गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 इंटू r। बोलो है ना? तो दिस विल बी r/4। ये हमको दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, नया फोर्स F2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, F2। तो मान लीजिए पहला वाला जो फोर्स था वो F था, पहला वाला फोर्स था F था, यानी ये F1 है। तो हमको F2 यदि पूछ रहा है तो F2 का फार्मूला क्या होगा, सेम फार्मूला वही होगा, दैट इज व्हाट, G। M1 और M2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम लिखूंगा ऐसे ही M1 M2। किस में चेंज हुआ, R में चेंज हुआ, डिस्टेंस में कितना का चेंज हुआ, 1/4। तो इसको मैं लिखूंगा R/4 का क्या, स्क्वायर। बोलो है ना? सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, G M1 M2 अपॉन R² अपॉन 16। वेरी गुड। क्या 16 ऊपर जाएगा, यस सर। तो ये हमारे पास जो F2 आ जाएगा कितना होगा, F2 विल इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R² इंटू 16, है या ना? अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। बताओ F2 जो है F1 से कितना गुना कम या ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन। बोलो है ना? लिखा मत, अभी लिखा मत, समझा पहले। F2 और F1 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन। तो कैसे कंपेरिजन करोगे, F2 अपॉन F1। क्यों F2 अपॉन F1 कि F1 अपॉन F2? कंपेरिजन में हम लोग F2 अपॉन F1 करते हैं कि F1 अपॉन F2 करते हैं। तो जिसको हमको निकालना होता है वो क्या होता है, ऊपर, और जो, बोलो बात समझ में आ रही? अरे इतना भी तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। तो ये हो गया F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू क्या, F2 की वैल्यू क्या है, रख दो, G M1 M2 अपॉन R² इंटू 16। F1 की वैल्यू क्या है, G M1 M2 अपॉन R²। ये से ये कैंसिल, तो F2 विल इज इक्वल टू F1 इंटू 16। बोलो है ना? तो यानी दूसरा वाला जो फोर्स है F1 नहीं, हाँ F1 की वैल्यू क्या थी, F रख दीजिए। F1 की वैल्यू क्या थी, F, तो दिस विल इज इक्वल टू F इंटू 16। यानी इसका मतलब क्या कि यदि आप 1/4 डिस्टेंस घटाओगे, कितना, 1/4 डिस्टेंस घटाओगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा,
16 टाइम फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो ये कितनी बात समझ में आ रही है? कर लोगे? तो करके दिखाइए, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे। यदि दोनों का मास, पहले इतना कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। दिस मस्ट सॉल्व इन कॉपी, देन विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड प्रॉब्लम बी ऑफ दिस सेक्शन। बी सेक्शन में क्या कह रहा है? आई होप दैट कि आप पहला वाला ए वाला सेक्शन आसानी से फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। अब बी सेक्शन में क्या कहा जा रहा है कि बी सेक्शन में कि दोनों बॉडी का मास कितने गुना बढ़ा दिया गया, 3 टाइम्स। तो इसी सवाल को हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं। इसमें क्या दिया है बी सेक्शन में? मैंने कहा कि कोई भी न्यूमेरिकल यदि आपको सॉल्व करना है तो पहले आप जो गिवन चीज है उसको लिखें। तो गिवन क्या है, बोथ मासेस। m1 हो गया कितना, m1 पहले था, मतलब पहले कंडीशन में m1 था, ठीक है। अब ये m1 कितना हो गया, 3m1 हो गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। पहले कंडीशन में m2 कितना था, m2 था, लेकिन अब जो है कंडीशन में ये कितना हो गया, 3m2 हो गया। बोलो, ये चीज हमको दी हुई है। डिस्टेंस में कोई परिवर्तन किया गया, नो चेंज। दूसरे वाली में, दूसरे कंडीशन में डिस्टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, नो चेंज। फार्मूला क्या है? अब इसके बाद जब गिवन चीज हो गई तो आपको जो फार्मूला लिखना होता है, फार्मूला F इज इक्वल टू क्या, G(m1 m2 अपॉन r²। ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब m1 की जगह क्या रखोगे, 3m1। तो F2 विल इज इक्वल टू G 3m1 इंटू 3m2 अपॉन r²। 3 3 जा 9, तो इसको कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, G(m1 m2 अपॉन r² इंटू 9। बोलो है ना? और F1 पहले हमारे कितना था, दैट इज G(m1 m2 अपॉन r²। कंपेयर करना है, पहले F1 अपॉन F2 लिखोगे कि F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1, ओके, F2 अपॉन F1। F2 कितना है, दिस मच, G(m1 m2 अपॉन r² इंटू 9। F1 कितना है, G(m1 m2 अपॉन r²। ये इससे कैंसिल, बोलो, तो F2 अपॉन F1 कितना हो जाएगा, 9 अप, वो जी कट गया है ना, 9 अपॉन 1। तो F2 विल इज इक्वल टू F1 इंटू 9। तो मास, दोनों बॉडी के मास को 3 टाइम्स बढ़ाने का मतलब क्या, 9 टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बढ़ गया। कर पाओगे? कॉपी करिए। तो इसके पहले वाले सवाल के बेस पे एक और सवाल है, पहले सवाल को समझते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? देखिए क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ठीक है, मतलब क्या कि ये 2 ऑब्जेक्ट हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये पहले कितनी थी, r, ठीक है, लेकिन बाद में इस डिस्टेंस को r2 को कितना कर दिया गया, 4r। बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? पहले सुनो इधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स जो है डिस्टेंस की क्या होता है, इन्वर्सली होता है, उल्टा होता है। यदि डिस्टेंस घटी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स जो है वो बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय द 4 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स विल द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट का जो मास है कितना गुना हमको चेंज करना पड़ेगा
ताकि फोर्स क्या रहे, पहले जितना रहे। देखिए एक सवाल के साथ, इस सवाल के साथ दो क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलो, डिस्टेंस क्या है, आर थी, उसको हमने बढ़ा घटा करके क्या कर दिया, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। तो यदि डिस्टेंस हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो फोर्स घटेगा, इसका मतलब कि फोर्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमको मास को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बोलो है ना। तो वही सवाल कह रहा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के मास में क्या परिवर्तन करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी परिवर्तन न रहे, वो क्या रहे, सेम रहे। क्वेश्चन लिख लिए, रेड द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लिए, लिखिए इसको, फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आप स्पेस देंगे, घर से सॉल्व करके लेके आएंगे, एंड यू पीपल आल्सो हैव टू बी ट्राइड। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके तब इसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप सेंड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए क्या है कि आप इसको एज ए होमवर्क इसको सॉल्व करना है। बोलो बात समझ में। तो अगला हमारे पास जो न्यूमेरिकल था ये है कौन सा, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज 60 न्यूटन। बोलो, व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी ऑन द मून। कल वाली क्लास से एक सवाल निकल के आया, सॉल्व करके बताइए, आंसर आ गया, वेरी गुड। कितना होगा, 10 न्यूटन। बट आई बिलीव इन द प्रोसेस, नॉट इनटू द आंसर। सॉल्व करिए, सॉल्व करके दिखाइए। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या, हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द अर्थ एज वेल एज ऑन द मून। तो कल हम लोगों ने बात किया था क्या कि अर्थ पे जी की वैल्यू एवरेज कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप कह सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि मून पे कितना होगा, इसका जो है 1/6 होगा, 1/6 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो है ना। तो वेट यहाँ पे दे रहा है कितना, 60। कहाँ पे, अर्थ पे। इसका मतलब मून पे क्या होगा, तो ये जो है हमारे पास इंटू वेट का मतलब क्या हुआ, वेट को सॉल्व करो। वेट का मतलब क्या, वेट ऑन अर्थ का मतलब क्या हुआ, वेट ऑन अर्थ का मतलब क्या हुआ, दैट इज मास, मास इंटू जीई। बोलो है ना। वेट ऑन मून का मतलब क्या हुआ, वेट ऑन मून का मतलब क्या हुआ, दैट इज मास इंटू जी ऑन मून। लेकिन जी कितना है, तो ये टोटल वैल्यू कितना दे रहा है, टोटल वैल्यू है क्या, 60 न्यूटन। वेरी गुड। अब यहाँ पे जीएम क्या है, तो दिस इज एम तो कांस्टेंट रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू जी ई अपॉन 6। इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चन। आंसर नहीं चाहिए, वी वांट द प्रोसीजर, हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। कर पाओगे, चलो वेरी गुड। इसके बाद एक और सवाल लिखते हैं हम लोग, वन मोर सवाल लिखें, राइट द क्वेश्चन। अ गर्ल
throws a ball, a girl throws a ball, a girl throws a ball in vertical upward direction, in a vertical upward direction, upward direction with initial velocity, with initial velocity कितना, with initial velocity u up to height h, up to height h. Suppose the girl, suppose the girl throws the same ball, throws the same ball with same initial velocity, with same initial velocity on the surface of moon. Very good question. On the surface of moon, on the surface of moon, मून के सरफेस पे वो सेम बॉल को फेंकती है. देन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, maximum height reached from the surface of moon, maximum height reached from the surface of moon. g की वैल्यू यहाँ पे gm लिखा हुआ है. वेरी गुड. gm इज इक्वल टू GE अपॉन 6. ये चीज दी हुई है हमें. ठीक है, सवाल लिखिए एक बार. A girl throws a ball in vertical upward direction with initial velocity u up to the maximum height h. क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी और हाइट दिया है. इसका मतलब कौन सी इक्वेशन लगेगी? या तो सेकेंड लग सकती है या तो फिर थर्ड लग सकती है. ठीक है, लेकिन अब इसमें पूछ क्या है? वेलोसिटी अप टू हाइट h. सपोज द गर्ल थ्रोज द सेम बॉल विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून. ठीक है, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट तो या तो हम सेकेंड इक्वेशन लगाएं तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. बोलो बोलो. यहाँ टाइम का कोई मतलब तो है नहीं. क्या पूछ रहे हैं हमसे? मैक्सिमम हाइट. दूसरी तीसरी इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस GH. अब देखो थ्रोज कर रही है ना, ये बॉल को ऊपर फेंक रही है, तो G निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? निगेटिव. ऑलरेडी हम लोग क्लास में पढ़े. इसका मतलब यहाँ पे ये जहाँ प्लस रखे थे हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे? माइनस. इतना तो समझ में आया. टाइम का यहाँ पे कोई खेला नहीं है, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन भी नहीं लगेगी. बोलो है ना. कौन सा इक्वेशन लगेगी? तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो ध्यान से, दिया क्या है? इनिशियल वेलोसिटी दी है और हाइट दिया है. तो हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगी? 0. देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0. इसको इधर लेकर क्या हो गए? तो ट्वाइस GH इज इक्वल टू u स्क्वायर.
हमको h पूछा जा रहा है, तो h मैक्सिमम क्या पूछा जा रहा है, h मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम का फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज h मैक्सिमम का फार्मूला क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये चीज कितने लोगों को समझ में आ रही है? यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि कोई जो बॉडी है वर्टिकली अप डायरेक्शन में फेंकी जा रही है, तो कितने मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगी, उसके लिए फार्मूला हमारे पास h मैक्स का क्या है, u स्क्वायर अपॉन 2g। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद क्या होगी, 0 होगी। बोले बात समझ में आती? तो यदि आपसे एक सवाल यहाँ भी बनेगा कि यदि कोई भी बॉडी u वेलोसिटी से ऊपर फेंकी जा रही है, तो बताइए कि मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होगा क्या, u स्क्वायर अपॉन 2g। कॉन्सेप्ट समझ में है? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होगा, u अपॉन e स्क्वायर अपॉन 2g। चलो ठीक है, अब बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है कि सेम इनिशियल वेलोसिटी फिर से फेंकी जा रही है, तो u में तो कोई परिवर्तन नहीं होना है। परिवर्तन किस में होगा, g में। यहाँ पे समझो, यदि आप इसको अर्थ पे फेंकते, अर्थ के सरफेस से फेंकते, तो बताइए अर्थ से सरफेस से फेंकते तो h मैक्स का फार्मूला क्या होता, दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस g इंटू ई। बोलो, यदि इसी को आप मून सरफेस से फेंकते तो h मैक्स का फार्मूला क्या होता, h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस g m। बोलो है ना? इधर देखो भाई, यदि आप अर्थ सरफेस से फेंकते तो ये फार्मूला, मून सरफेस से फेंकते तो ये फार्मूला। पूछ रहा है कि हमको कि मून सरफेस पे कितना हाइट होगी, तो हमको मून सरफेस पे h मैक्स निकालना है, तो हम लिखेंगे h मैक्स ऑन मून अपॉन h मैक्स ऑन अर्थ। h मैक्स ऑन मून कितना है, u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस gm अपॉन u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ge। gm दिया हुआ है, क्या दिया है, gm इज इक्वल टू ge अपॉन 6। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, जी सर, इसको मैं इरेज करके लिखता हूँ। तो h मैक्स किस पे, मून पे, अपॉन h मैक्स ऑन अर्थ विल इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस। अब gm की जगह क्या लिखोगे, ट्वाइस, gm की जगह ge अपॉन 6 अपॉन u स्क्वायर अपॉन, बोलें, ट्वाइस g इंटू ई। बोलो है ना? u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, ट्वाइस g से ट्वाइस g कैंसिल, क्या लिखेंगे, ये 6 ऊपर चला जाएगा, यस सर। तो इसको हम कहेंगे क्या, h मैक्स ऑन मून, h मैक्स ऑन मून अपॉन h मैक्स ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। वेरी गुड। तो h मैक्स ऑन मून, मैक्सिमम हाइट मून पे कितनी हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी h मैक्स ऑन अर्थ के 6 टाइम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में? इसको सॉल्व करेंगे और इसके बेस पे और सारे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक लड़की है, अराधु है, यहाँ पे 1 मीटर हाइट कूद रही है, बताओ चंद्रमा पे कितने मीटर कूदेगी, 6 मीटर। 6 टाइम्स हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेट 6 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड, बोलो है ना? तो इसी के साथ बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। कल जितना सवाल दिया हूँ करके आना। थैंक यू वेरी मच।